हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कोई भी एग्ज़ाम आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर देना अगर हो सके। और कोई भी ऐसा डाउट हो जो आपको नहीं सॉल्व हो रहा क्वेश्चन का, तो डिस्क्रिप्शन में और आपके अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी दी हुई है ersonsolution@gmail.com, वहाँ पर आप सेंड कर दो, अपना नाम लिख देना ताकि मैं आपको वीडियो में मर्ज करके क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ सारे। अब इस क्वेश्चन को देखो वन बाई वन, बहुत अच्छे से देख कर जाना, आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आएंगे। कोई थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को कर लो। जो बेस्ट मेथड होगा हम उसको करेंगे फॉलो। देखो यहाँ cos 30 की आपको वैल्यू चाहिए में, जो किसके बराबर होती है, sin 60 के बराबर होती है। ठीक है, कितनी होती है आपके √3/2। ठीक है, और इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ पता होगी। और इसके बाद ये है आपका cos 60, जो किसके बराबर होता है, 1/2 के। ठीक है, तो आपको ये दो वैल्यू पता है, तो बस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई परहेज नहीं करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से, और आपके मेरे जितना ही स्कोर आ जाएगा 100% कंप्लीट, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। अब इसके बाद ये है 132। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब भी आप बोर्ड मास की चीज़ देख रहे हो तो प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, या आपका माइनस प्लस, कोई भी दिया हो दो साइन में से, दो साइन के बीच में, तो इनके बीच में अगर आपका ऑफ आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, आपको बेधड़क सॉल्व करना है, पॉड मास को चिंता नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ देखोगे आप, तो एक तो आपका प्लस यहाँ है, और एक आपका माइनस यहाँ है, और एक आपका प्लस यहाँ है, तो आपके पास दो सेक्शन बन गए। अब इसको सॉल्व करो, पहले इस सेक्शन को सॉल्व करोगे तो 132/12 कितना हो गया, 11 इंटू एक्स, और ये कितना हो गया -9 अपॉन में ये कितना है आपका 25 -24, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है और ये आपका माइनस, तो इन दोनों के बीच में एक तो ये है 5 का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में कौन सा है, 6 × 4 24, प्लस के आपका x², और बराबर क्या है ये आपके 1 के। अब देखो इसको भी आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज करना है। ये कितना हो गया, 1 प्लस के x²। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू आप क्या पुट करो कि आपकी दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएं, अदरवाइज को ऐसे भी लिख सकते हो x² माइनस के 11x प्लस के आपका 10। तो भाई एक बात पता हो गई कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा, यहाँ पे रख के देख लो, 4 रखोगे, 1 रख के देख लो, 1 रखोगे तो 1 माइनस के 11 प्लस के आपका 10, तो ये कितना आ गया आपका 0। क्लियर बात, तो एक इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार एग्जाम में आता है, एसएससी के मेंस में भी आता है, सीजीएल वाले में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 3 और 8 दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, और आपसे पूछा तीसरी भुजा क्या हो सकती है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, a + b मैक्सिम हो सकती है। ठीक है, और तीसरी भुजा अगर मैं c मान लेता हूँ, तो उसको इन दोनों के डिफरेंस से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। अब यहाँ पर a आप ये मानो या b ये मानो, लेकिन आपको क्या लेना, पॉजिटिव लेना है, तो जो बड़ी भुजा है उसको क्या मान लो, a मान लो, और जो छोटी वाली है उसको b मान लो। क्लियर, तो यानी कि 11 से लेके आपके 8 - के 3 यानी कि 5 तक हो सकती है, यानी 5 से बड़ी और 11 से छोटी। अब देखो होता क्यों है ये इसलिए होता है कि अगर जैसे मैंने एक लाइन बनाई 8 की, और ये लाइन बनाई मैंने 3 की, ठीक है, ये 8 की है और ये आपकी 3 की है, और एक लाइन और बना रहा हूं मैं, ये आपकी 11 की है। तो 11 में अगर मैं इनको जोड़ना चाहूँ, इन दोनों लाइंस को इसमें जोड़ना चाहूँ, तो मुझे पता लगेगा कि यार ये 8 की और 3 की, अगर इनको पूरा सीधा करूंगा मैं, तब जाके ये लाइन बनेगी। तो त्रिभुज तो बनने से रहा, त्रिभुज तो तभी बनेगा जब एक पॉइंट ऊपर होगा। ठीक है, तो यानी कि आपके क्या होना चाहिए, 11 से कम होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा आपका, ये ऑप्शन। वैसे देखना चाहो तो इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है आपका, सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। देखो भाई वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट करना, और जो भी आपको नोट्स बनाने हैं उनको बना सकते हो, क्योंकि यही चीज़ होती है नोट्स बनाने के लिए। टॉपर कोई अलग से नोट नहीं बनाते, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके ही बनाते हैं। अब ये सचिन है, सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। भाई दिलीप की आय से है, तो दिलीप की आय अगर मैं 100 मान लेता हूँ, तो सचिन की आय भाई हो गई 125। ये क्लियर हो गई बात, 125 हो गई सचिन की आय। अब इसने बोला है दिलीप की आय सचिन की आय से कितने परसेंट कम है। ये भी एसएससी सीजीएल के मेंस में आया वो क्वेश्चन, तो बताओ आरआरबी, रेलवे, आपके जो स्टेट के एग्जाम है उनमें क्यों नहीं आ सकता ये। अब ये है आपके 125। अब बोल रहा है दिलीप की आय कितना कम है, तो भाई देखो यहाँ से देखोगे तो कम, तो यहीं से देखोगे 125 से,
तो वो कम है 25 रुपये। लेकिन किससे कम है? अब नीचे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि 125 लिखें या भाई 100 लिखें। पहली बात तो ये देखो, इसने पूछा क्या है? कम पूछा है कि किससे कितना प्रतिशत कम है। कम कहाँ से देखोगे? 125 से देखोगे आप। तो कितना आएगा नीचे? 125 आएगा इनटू आपका 100। ठीक है, तो ये कितना होगा? 25 से 5 बार और 5 से 20 बार। ओके, तो कितना आ गया? 20%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप हमारी ईमेल आईडी पर सेंड करो, अपना नाम जरूर मेंशन कर देना, ताकि मैं जब कंपाइल करूँ उन क्वेश्चंस को और सॉल्व कराऊंगा आपका, तो मैं बता सकूँ कि पर्टिकुलर पर्सन ने ये पूछा है। अब इसके बाद क्या है? कितने राज्यों में अधिकतम 30% या उससे कम गैर विद्युतीकृत गांव है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है डीआई का भूत उतारना है। जो लोग डीआई से डरते हैं, डीआई से डरने का नहीं। ठीक है, अब ये 5वां क्वेश्चन जो है डीआई का, और देखना कितना सिंपल। इसने बोला अधिकतम 30% हो सकता है, और ये जो आपको दे रखा है ये परसेंटेज दे रखा है 60, 50, 40 और ये अधिकतम 30, यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये एक आपका ये, और जो आपके सर्किल वो सॉरी ब्रैकेट में दिख रहा है, यानी कि आपके स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है, वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। अब ये कितने हैं? 1, 2 और 3, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4:7, 4:7 और 2:3। हमें क्या है? 2:3। अब इसने क्या बोला है कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2:3 हो जाए। ठीक है, क्लियर? अब इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप x जोड़ रहे हो, ठीक है, तो इसमें भी क्या आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? x जोड़ना पड़ेगा। क्लियर बात? और ये x क्या होगा कि जोड़ने के बाद 2:3 में क्या आ जाए? रेशियो आ जाए। ये चीज है बेसिकली, और कुछ नहीं पूछा है इसमें। अब इसके बाद देखो, इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक तो पहला मेथड जो बेस्ट मेथड है, मेथड 1, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4×3 12 और 7×2 14। ठीक है, हमें वैल्यू किस में लेनी है? प्लस में लेनी है, इसलिए मैंने मोड लगा दी है। और नीचे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। ओके, इक्वल टू एक्स। जो आप बढ़ाओगे वही आ जाएगा डायरेक्ट। वो कितना आ जाएगा? 2 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये तो डायरेक्ट मेथड था। इसके बाद दूसरा मेथड देखो, इसको तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मेरे को ये पता लग गया कि 2 है, मैं क्रॉस वेरीफाई कैसे करूँ? अगर आप करना चाहते हो तो, आपका मन नहीं मान रहा, ठीक है, अदरवाइज आप दूसरे मेथड को अप्लाई करना चाहते हो, तो देखो, अगर मैं इसमें 4 में 3 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 में अगर 3 को ऐड कर दूं, पहले इसको ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा। तो मैं ऑड नंबर को तो लूंगा ही नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर 4 की। तो 4 और 4 कितना हो गए? 8 हो गए। 7 और 4 11 हो गए। तो ये क्या 2 और 3 बन रहे हैं? 2 और 3 बन रहे हैं? नहीं बन रहे। तो ये अब आपका ऑप्शन क्या हुआ? 2 हो गया। 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 6। 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9। क्या बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या बात, ये बात है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। sec स्क्वायर एक्स माइनस के 3 sec x प्लस के 2। तो मेथड 1 तो आपका ये है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको x की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले 60, 45, 30 और लास्ट में आपका 15। आप इस तरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज सबसे बढ़िया मेथड है मेथड 2, जिसमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये मान लो कि भाई sec x जो है t है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टी स्क्वायर माइनस के 3t प्लस के आपका 2 इक्वल टू 0। और जहाँ पर इसको फैक्टराइज करूंगा मैं, तो टी स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के t प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो 1 आ गई, एक 2 आ गई। यानी sec x कितना आ गया? sec x एक तो 1 आ गया और एक 2 आ गया। क्लियर बात? अब एक चीज देखो इसमें इंपॉर्टेंट, इसने क्या बोला है यहाँ पर? इसने बोला है यहाँ पर कि 90 से कम होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन sec x 0 पे क्या होता है? 1 होता है। तो हमें ये वैल्यू तो लेनी नहीं है, तो केवल बच गई कितनी? 2। तो sec x 2 किस पे होता है? sec x 2 होता है आपके 30 डिग्री पर, सॉरी 60 डिग्री पर। ठीक है, कितने होता है? 60 डिग्री पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। यहाँ से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, और आप क्या कर सकते हो? जो भी बेस्ट लगे ना वो लिखो अपनी नोट्स में, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। जिस दिन एग्जाम हो आपका, अपना आके जरूर बताना कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, और यही रहे आपका अटेम्प्ट कि आपका 100 में से 100 ही रहे, एक क्वेश्चन कम ना हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब इसमें से देखो, ये क्या है? cosec थीटा प्लस के cot थीटा इक्वल टू 2। तो sin थीटा क्या होगा?
अब एक चीज है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा, क्लियर। और ये कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हो गई क्लियर। अब इसको क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर, देखो ये क्या हो सकता है, अगर आप साइन थीटा को क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पर आपको साइन थीटा पूछा है और यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब एक ये चीज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, एग्जाम में आप जो क्वेश्चन कर सकते हो बेस्ट तरीके से, ठीक है। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको कॉस थीटा पता लग गया कि भाई कॉस थीटा क्या है, अंडर रूट में है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर हटा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब सीधा देखो यहाँ से चलेंगे अपन, 1 प्लस के कॉस थीटा, ओके, 1 प्लस के कॉस थीटा बराबर क्या है, 2 साइन थीटा। मैं साइन थीटा को ऊपर ले गया। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो 1 प्लस के स्क्वायर करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो क्या कर देते हैं इसको, एक तरीका ये है कि इस 1 को हम ले जाते हैं इधर और इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के 2 साइन थीटा माइनस के 1 का स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है। और लेंथी ना हो तो इसके लिए मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या आएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के आपका 1 माइनस के 2 दूनी 4 साइन थीटा, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी साइन थीटा के टर्म में, अदरवाइज साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट करके देख लो। अब यहाँ से पुट कौन सी वैल्यू करोगे, 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है और इसी को यूज करके आपको मेथड 2 बताऊंगा मैं। तो जिसके लाल बटा कक्का होता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वैल्यू कौन सी चूज करनी है, जिसका कर्ण जो है वो कितना हो, 5 हो। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, 5 है। तो एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, ये तो आपका कट गया। और लंब या आधार में से 3 या 4 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। अब ये चौथा और तीसरा ऑप्शन बच गया, आपको ये चेक करना है। अदरवाइज क्या दूसरा तरीका आपका सिंपल सा यहीं से चालू होता है, वो ये कि जो मैंने आपको बताया, ध्यान से देखो इसको, इसमें क्या है आपका लंब वटा कर्ण चाहिए, और कर्ण तो आपका फिक्स है भाई 5 होगा, ये बात क्लियर है। तो ये दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया था। और लंब जो है आपका 3 होगा या 4 होगा, तो ये आपका पहला ऑप्शन भी कट गया था। अब वैल्यू आप पुट करके देख लो यहाँ से कि 3/5 और 4/5 जो भी आंसर आपका रेक्टिफाई कर जाए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर। अब इसके बाद करते हैं 9th क्वेश्चन, 9th, ठीक है, ओके। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको, ए क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू आपको दे रखा है 20 और ए प्लस बी दे रखा है 5 और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। अब एक चीज देखो इसमें कि आप अगर वैल्यू पुटिंग से करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी वैल्यू पुटिंग से थोड़ा सा आपको नहीं पता लगता कि कौन सी वैल्यू पुट करें, तो सीधा सा इसका फॉर्मूला यूज करो, ए क्यू प्लस के बी क्यू क्या बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी, ओके, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस के आपका बी स्क्वायर माइनस के आपका ए बी। अब बेसिकली क्या है, ये आपका जो टर्म है इसको आप थोड़ा सा रिप्लेस कर लो, और वो इस तरह से कि ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा आपके, इसको थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 3ab। अगर मैं इसमें 2ab, इस कंडीशन में 2ab जोड़ देता, घटा देता, तो 2ab जोड़कर क्या बन जाता, वो a प्लस बी का स्क्वायर, और 3ab क्या हो जाता, माइनस का। अब यहाँ देखो एक बात, ए क्यू प्लस बी क्यू कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है, ए प्लस बी कितना दे रखा है, ये आपको 5 दे रखा है। ब्रैकेट वाली टर्म में ए प्लस बी का स्क्वायर कितना दे रखा है, 25 माइनस के 3ab। अभी आप घबराओ मत कि आपसे ए बी नहीं पूछा फिर भी आपसे ए बी निकाल रहे हो, आपको ए बी की जरूरत पड़ेगी इसलिए आप ए बी निकाल रहे हो। तो यहाँ पर माइनस के 3ab कितना हो गया, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 20 में से 5 गए तो 15, 15 और 15 माइनस के आपका 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका, सॉरी गड़बड़ कर दी, छोटी सी मिस्टेक कर दी, इसमें 5 से डिवाइड होगा, क्लियर। तो ये कितना आएगा, 4 माइनस के 25 सॉरी, जो आपका सब्ट्रैक्ट हो गया कितना हो जाएगा, 21 माइनस के। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 7 आ गई। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ए बी की वैल्यू 7 आ गई, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दोगे, जो क्या होता है आपका ए प्लस बी का स्क्वायर
माइनस के 2ab। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस के 2ab यानी कि 7 दूनी 14। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 11। अब यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। आपको क्या चाहिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, जो किसके बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर। बस आपको ये करना है। 11 स्क्वायर ये कितना हो गया 121 माइनस के 2 गुणा 7 और 7 49 190, ये कितना हो गया 98। ठीक है, तो 2 और जुड़ जाएंगे इसमें, ये कितना हो गया 98 और 2 और जुड़ जाएंगे, कितना आ गया आपका आंसर 23। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, प्यारे तरीके से करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डीआई का क्वेश्चन है, डीआई मत छोड़ना कभी भी। और इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या बोला है कि ये देखो जो थोड़ा सा ऐसे है ना डार्क डार्क, ये तो आपका क्वांटिटी है टन में, और जो आपका ब्लैंक है ये आपकी वैल्यू है करोड़ में। ठीक है, ये बजट से बाहर का अमाउंट है। इन विच ईयर वाज द वैल्यू पर टन द मिनिमम, जिसने बोला है कि किस साल में, ये इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन, पर टन मिनिमम वैल्यू है। अब देखो पर टन, हर टन की बात कर रहा है, एक टन की, तो वैल्यू देखो पहली की बात करूं 2005 की, 2005 को देखो तो पर टन की बात करूं तो 150 अपॉन 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक टन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो कितना हो गए 1.5। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया कि भाई 150 में ये पिछली वाली संख्या का डिवाइड करना है। मैं 75 का डिवाइड करूंगा तो कितनी बार आएगा 2, ये कितना आया था 1.5। देखो 150 से दुगना कितना होता है 300, ये 3 दुगनी से ज़्यादा है, तो ये क्या है 2.2 मान लो। ठीक है, और 16 दूनी 32, ये 2, ये भी 2 से क्या ज़्यादा है। हमको तो देखना है मिनिमम कौन सी, यानी 1.5 से कम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये 2 से कितना है 500 की तरफ देखेंगे तो कितने टाइम से, लगभग 2.5 टाइम्स। ठीक है, 15 हमें कितना आ रहा है मिनिमम 1.5, तो कौन सी ईयर में आ रहा है 2005 में। पर टन की बात कर रहा है और ये आपका टन है, तो 100 में क्या करना है, 100 का क्या करना है डिवाइड, इसमें क्या करना है 75 का डिवाइड, इसमें क्या करना है 150 का डिवाइड, इसमें क्या करना है 160 का डिवाइड, इसमें क्या करना था 200 का डिवाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया है कि जो आकृति आपको दी हुई है, और ऐसा ही सेम सवाल एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस में पूछा गया था, और ऐसा ही सेम सवाल आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम होता है 2015 में पूछा गया था आपसे मेंस के शिफ्ट में। ठीक है, अब देखो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और है कुछ नहीं इसमें। ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रही हैं। अब यहाँ पर बोला है कि ए बी की लंबाई बतानी है, आपको ये बतानी है, और बेसिकली क्या है आपको यहाँ तक तो पता ही है, केवल आपको ये एक्स नहीं पता है। अब एक चीज़ देखो, बेसिकली इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये जो आपका बाहर का बिंदु है, अगर इससे मैं एक स्पर्श रेखा डालता हूँ तो स्पर्श रेखा ये सी डी वाली के लिए भी है और ये ए बी वाली के लिए भी है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु कौन सा है, इसको मान लो आप ओ। ठीक है, तो हम लिखते हैं ना एल ओ का स्क्वायर, ये बराबर होगा एल सी इंटू एल टी, और जो बराबर होगा किसके, एल बी इंटू एल ए। अब देखो यहाँ पर एल ओ से तो हमको मतलब नहीं, हमें तो बेसिकली इनसे मतलब है। ठीक है, एल सी कितना है आपका 6, एल डी कितना है 6 एंड 11 कितना हो गया 17, इक्वल टू एल बी इंटू एल ए। एल बी कितना है आपका 4, एल ए कितना है, अगर ये आप x मान रहे हो तो x प्लस के 4, कितना हो गया ये। अब देखो यहाँ से कट करोगे तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स और ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 17×3 = 51 और इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस के 4। अब एक वैल्यू ऐसी देखो जिस पर आप x की वैल्यू पुट करो और आप आंसर निकाल लो। तो क्या कर लो, सीधा सीधा वैसे तो डिवाइड कर लो, ये कितना होगा 25.5 माइनस के 4 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21.5। क्लियर है बात, सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं इस क्वेश्चन में, और बहुत ही छोटी सी बात है, तो ये आप नोट कर लेना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की। एक धनराशि में
8 वर्षों तथा 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये और 10% वार्षिक ब्याज है, तो मूलधन बताना है आपको। अब एक बात देखो, इसमें PRT/100 क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, आप सब लोग जानते हो, ठीक है, आप सब लोग जानते हो। अब यहाँ पर देखो बात कर रहा है कि मूलधन जो धनराशि ना वो सेम है, इसने कुछ बोला तो नहीं है। एक में T1 कितना दिया हुआ 8, एक में T2 दिया हुआ है 10, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम दिया हुआ है। तो आपसे जो P है ना प्रिंसिपल, वो पूछ रहा है, तो P को तो देखो कॉमन ले लो, और आपका क्या है, देखो इसको 1 बाई 1 करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। P इंटू आपका R कितना है 10, और T कितना है आपका 10 साल के लिए निकाल रहा हूँ, तो ये ठीक है। सेम इंटरेस्ट पर 10 साल वाले के लिए तो ब्याज डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ज़्यादा साल के लिए रखोगे तो ब्याज का होगा ज़्यादा होगा। अब ये आ गया ब्याज, और दूसरे वाले के लिए R क्या है 10, और T क्या है आपका 8 साल अपॉन आपका 100। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 200 आ रही है। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, अदरवाइज क्या है, सीधे ही आप इस वैल्यू को पुट कर लो कि 200 जो है वो किसके बराबर है। देखो यहाँ पर ईयर का अंतर कितना है 2, और आपकी ब्याज कितनी लग रही है पर ईयर 10 रुपये, तो यानी आपके 2 साल की कितनी लगेगी 20 रुपये। तो 20 इसका डिवाइड कर लो, इंटू क्या कर दो आप 100 कर दो, कितना आ गया, सीधा सीधा कटने के बाद 1000 आ गया। आप इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक दुकानदार अपने मूल्य पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। अब ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर CP SP और ये सब चीज़ें आ जाती है। तो एक चीज़ याद रखो, 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक तो आपका SP जो आपका विक्रय मूल्य है, एक आपका MP जो आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है, और एक होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि CP जो आपका क्रय मूल्य है। ये तीनों आप फॉर्मेट बना लो। अब ये बोला है क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है अंकित तो क्रय मूल्य की, तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा सा चेंज करते हैं, इसको आप MP को यहाँ लिख लो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और SP को लिख लो यहाँ पर। अब देखो CP कितना है, ये बोल रहा है CP से 30% अधिक है, तो CP अगर आपने 100 माना तो 30% वैल्यू कितनी होगी 30, तो यानी अंकित मूल्य कितना होगा 130, तो डेफिनेटली अंकित मूल्य ज़्यादा होगा। आप पेन खरीदने जाते हो तो पेन पे लिखा रहता है 20 रुपये, लेकिन दुकानदार आपको कितने रुपए में देता है 15 रुपये में। लेकिन जरूरी नहीं दुकानदार ने 15 रुपये में दे दिया तो उसने आपको ईमानदारी दिखाई है, या फिर कुछ हो सकता है उसको 10 रुपये का पड़ा हो, 20 रुपये उसने बढ़ाकर लिखा हो, तो ये बढ़ी हुई वैल्यू जो है वो अंकित मूल्य है, और ये आपको जो 15 रुपये में बेचा है इसका विक्रय मूल्य हो, और ये उसकी कॉस्ट प्राइस जो उसने इस पर खरीदी थी। क्लियर है बात। अब वह इन सामानों को 35% छूट पर बेच देता है। अब देखो यहाँ पर बात है कि 130% है मार्क प्राइस, और ये बोल रहा है 35% छूट देती, तो छूट किस पे देगा वो, आपको वो छूट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे नहीं देगा, हमेशा छूट जो है वो मार्क प्राइस पे देगा। आपसे क्या बोले, सामान पे देखो कि आप लिस्ट लग रहा है भाई 100 लग रही 1000 लग रही, भाई आप छूट दो, तो वो क्या करेगा, छूट इस पे देगा कि आपको 200 रुपये के लिए भाई छूट दे देते हैं सिर्फ आपके लिए, और आपको 800 रुपये की पड़ जाएगी। लेकिन भाई उसको कितने की पड़ी हो सकता है उसको 600 रुपये की पड़ी हो, आपको तो उसने 200 रुपये प्रॉफिट और ले लिया आपसे। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये जो छूट मिलती है हमेशा किस पे मिलती है, मार्क प्राइस पे मिलती है। अब 130 का 35% छूट मिली है, तो 35% जैसे कोई चीज़ है 100 रुपये की और 35% छूट है, यानी 35 रुपये उसमें से कट गए, तो कितने बच गए 65। तो फाइनली वो कितनी की पड़ी 65 की। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसमें 65% का गुणा कर ले, तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है बात। जो भी आपको यहाँ दिया हो उसको 100 में सब्ट्रैक्ट करके सीधा गुणा कर दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उसका हानि प्रतिशत बताओ। अब हानि प्रतिशत कैसे डिसाइड होता है, देखो अब हानि प्रतिशत डिसाइड होता है सिर्फ कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य से। अब आपको MP की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने वो हटा दिया। क्लियर है बात। अब आपको CP जो आपको यहाँ दे रखा है और ये आपको SP दे रखा है, इससे ही मतलब है। अब देखो एक बात, 100 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू आपका 100, और ये कितना हो जाएगा 130 गुणा आपका 65। अब बस कट कर लो आप, ये कितना हो गया 20 टाइम्स, और ये कितना हो गया आप ऐसे कट कर लो, अदरवाइज क्या कर लो सीधा मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये कितना हो गया 13 से 13 टाइम्स, ठीक है, कितना हो गया 13 टाइम्स, इसको काट लो 13 टाइम्स। ओके, अब देखो इसमें सीधा सीधा इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत यानी कि आपका ये कितना हो गया 2000 हो गया, और ये कितना होगा 1690। अब यहाँ पर कितना हानि हो रही है, 2000 रुपये में उस बंदे ने खरीदी थी और आपको 1690 रुपये में बेच दी। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये और प्लस की ये कितना हो गया 4, यानी 310 रुपये की उसको हानि हुई। किस पर, 2000 रुपये पर। कितनी हानि हुई, 2000 रुपये पर। ध्यान से देखना, 2000 रुपये पर हानि हुई, इंटू आपका 100। ठीक है,
तो ये कितना हो गया 123 123, तो 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 15.5%। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे 1 बाई 1 स्टेप फॉलो करो और उसको आप कर पाओगे। अब आपसे अगर ये पूछा होता कि हानि होगी या लाभ होगी, तो आप यहाँ से ही बता सकते थे कि भाई 2000 रुपये में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस थी आपकी यानी कि क्रय मूल्य था, और आपने 1690 रुपये में बेच दी, इसका मतलब ये क्या है विक्रय मूल्य है, तो आपका क्या होगी सीधे सीधे हानि होगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 13। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की। ठीक है, इसमें है आपके सोहन एक प्लॉट को 15% हानि पर 2,55,000 रुपये में बेच देता है। ओके, सोहन 15% की हानि पर। अब देखो यहां पर सोहन ने प्लॉट खरीदा माना 100 रुपये का, 15% की हानि हुई, यानी उसको लॉस कितने का हो गया 15 रुपये का, 100 रुपये पर 15% कितना हो गया 100 का 15। तो उसने कितने का बेचा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना रहा 85 रुपये। 15% हानि हो गई उसकी, तो उसका कितना विक्रय मूल्य कितना रहा। अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है और अगर आप 85 रुपये में बेच दो तो आपको 15 रुपये की हानि होगी, किस पर 100 रुपये पर, तो वो आपका 15% हो गया। क्लियर है बात। अब इसके बाद बात करते हैं, इसने बोला है कि ये है 2,55,000, हमने जब 100 माना था तब विक्रय मूल्य कितना आया था 85, लेकिन ये विक्रय मूल्य बोल रहा है 2,55,000। ठीक है ना। अब 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने में बेचना चाहिए। अब देखो 85 वैल्यू कितनी है 2,55,000, बात क्लियर है यहाँ से। और आपने बोला 10% लाभ कमाना। अब देखो अगर 10% लाभ कमा रहा होता तब विक्रय मूल्य कितना हो जाता 110 रुपये। 10% लाभ कितना हो जाता 100 का 10 रुपये, तो 110 रुपये में बेचना चाहता है वो, तो उस जो 2,55,000 है इसकी जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी। अब 2,55,000 से तो क्या आएगी ज़्यादा ही आएगी, तो 110 का आप सीधा क्या कर दो गुणा कर दो। 85 वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2,55,000, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 110 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बात। यहाँ से डिवाइड कर दो, ये 5 से 17 बार और 5 से 5 बार और ये 1 बार और 17 से 3 बार और 3 से 11 कितनी बार 33 बार। ठीक है, 33 वाला आंसर हो गया। तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई, ओके 24 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक लंब खींचा गया। ये मान लो एक छोटा सा वृत्त है जो मेरा सही से नहीं बना है, और ये आपका क्या है सेंटर है, और इसमें अब हम जो लाइन बनाएंगे वो बहुत सही से बनाएंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इसको अलग पेन से बना लेते हैं ताकि पता लगे कि ये आपकी क्या थी, ये आपकी डायमीटर यानी व्यास था। अब ये बोला वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई। वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई जीवा पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब डाला गया है। तो ये आप देखो कि ये आपकी क्या है 24 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है एक जीवा है। ठीक है, और यहाँ से क्या है 5 सेंटीमीटर लंबाई का क्या डाला गया है एक मिनट दूसरा पेन और ले लेते हैं। तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर लंबाई का क्या डाला गया है एक लंब डाला गया है। यहाँ क्लियर हो गई बात। अब आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता लग गई। आपको ये पता लग गया कि ये भाई 5 है और ये कितना है ये आपका 12 है। मैंने 12 क्यों लिया है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 24 है, और जब लंब डालोगे तो लंब क्या होगा जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो ये 12 है और ये 12। अब आप इजीली निकाल सकते हो कि इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी आपकी 13। 5 12 13 का टपलेट है बहुत अच्छा सा, और अगर ये 5 आपका क्या है लंब है और ये आपका आधार है तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब ये 13 होगा, इसने पूछा है क्या है वृत्त का व्यास। अब देखो 13 क्या आ गई 13 आपकी रेडियस आ गई, और व्यास क्या होता है आपका 2r होता है। तो गलती से ये ऑप्शन टिक मत कर देना, वरना सिल्ली मिस्टेक इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर वृत्त का व्यास पूछा है तो रेडियस कितनी वो डायमीटर कितना हो गया 26 हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट अगर आप प्रॉब्लम इसमें एक सिली मिस्टेक कर दोगे तो ये आपके 2 नंबर 3 नंबर जो भी जितने का भी क्वेश्चन है वो चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट को। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, उनके गुणनफल कितना है 50 है, उनके वर्गों का योग बताना है। अब एक संख्या a मान लो, एक संख्या b मान लो। चूंकि यहाँ पर देखो संख्या वैसी नहीं बोली है कि 2 डेट की 3 डेट की, आप ऐसा मान लो। जब 2 डेट की बोलोगे तब हम अलग तरीके से करेंगे। उन संख्याओं का अंतर कितना है आपका 43। अब यहाँ पे आपको ये पता लग रहा होगा कि a जो है वो बड़ी संख्या है, और इनका गुणनफल जो आपका ए बी है वो कितना है आपका 50। ओके हाँ, ये कितना है आपका 50। और आपसे पूछा वर्गों का योग, यानी कि a स्क्वायर प्लस के आपका b स्क्वायर, ये पूछा है। और ये मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, बट यहाँ पर तो आपको a प्लस बी नहीं दे रखा।
है ना। आपको ए प्लस बी नहीं दे रखा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। अब ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए माइनस बी का स्क्वायर। अब इसमें माइनस के 2ab टर्म ज़्यादा आएगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्लस के 2ab को ऐड कर लेते हैं। अब देखो a माइनस बी आपको पता है कितना है, 43 का स्क्वायर, ओके, प्लस के आपके 2 गुणा 50। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नॉर्मली क्या है, जब आपको नहीं पता है कि 43 का स्क्वायर नॉर्मली क्या होता है, तो आप सिंपल तरीके से कर लो। और ये मैं क्या है, मैं नॉर्मली ही कर रहा हूँ, और ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 1849 माइ प्लस के आपका 100, तो कितना हो गया, 1949। बस अब आप क्या करो, आपके पास ए प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से 1949 पुट करो, माइनस के ये कितना हो गया 100, तो कितना आ गया फाइनली, कुछ गड़बड़ कर दी आई थिंक, माइनस के प्लस के 4ab, ओके, एक गड़बड़ कर दी यहाँ पर, एक गड़बड़ ये कर दी है, इसको छोटा सा आप रिमूव कर दो। एक गड़बड़ ये है कि यहाँ पर जो है आपके प्लस के 4ab होगा, क्योंकि ये माइनस का 2ab आएगा, वो इससे माइनस कैसे कट जाएगा, प्लस का जो 2ab बचेगा वो क्या बना देगा, ए प्लस बी स्क्वायर बना देगा। तो प्लस के 4 गुणा 50 कितना हो गया, 2049। तो 2049 माइनस के 100, ये कितना हो जाएगा आपका 1949। ठीक है, वैसे भी आप क्या कर सकते थे, यूनिट डेट देखकर कर सकते थे। ये आपका मेथड 2 है, यूनिट डेट वाला। क्लियर है बात, यूनिट डेट में क्या है, मेथड 2 है। आप क्या करोगे, ये 47, 48, 46 है, आपको देख के यहाँ पता लग जाएगा कि भाई 9 की डेट आ रही है, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा आप 9 वाला टिक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है कि एवरेज वाले कंडीशन में हम किस तरह से करें। तो ट्राई करेंगे हम कि इसको 2 बेहतर तरीके से करें। पहला तरीका ये है आपका नॉर्मल मेथड, लेकिन मैं इसको आप चाहूँगा कि आप इसको ना ही करो तो बढ़िया है। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है और उसका औसत स्कोर जो है 3 बढ़ जाता है। अब ये मानो कि आप एक्स स्कोर है आपका पहले, यानी कि कितनी पारी तक, 10 पारी तक। तो 10 पारी तक टोटल रन कितने हो गए आपके, 10 पारी तक टोटल रन हो गए आपके 10x। अब 11वीं पारी में रन कितने हो गए, देखो स्कोर औसत कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ जा रहा है, तो 3 हो गए आपके 11वीं पारी तक। अब लेकिन ये कब हुए, जब आपके पहले शुरुआत में जितने रन बने थे उसमें आपने 77 रन ऐड कर दिए, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे दोनों को बराबर रख के, ठीक है। अदरवाइज दूसरा सबसे बेहतरीन मेथड है कि आपको क्या बनाने, यहाँ देखो कितने रन, 77 रन, कितनी पारी एक्स्ट्रा बढ़ाई है आपने, 1, बराबर यहाँ पर स्कोर कितना बढ़ रहा है, 3, तो पहले x था तो अब कितना हो गया 3। अब देखो बढ़ रहा है तो प्लस में, और शुरुआत में कितनी पारी खेली थी 10, और एक्स्ट्रा में कितनी पारी ऐड की है उसने 1, और प्लस के आपका कितना स्कोर बढ़ा है 3। तो आप इसको सॉल्व कर लो, सीधा सीधा आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या निकालना, आपको निकालना है x प्लस 3 की वैल्यू। तो 10 माइनस के 3 यानी कि 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47 आ जाएगी। आपको x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी थी। आपको क्या पूछा था यहाँ पर, 11वीं पारी के बाद पूछा था, तो 10वीं पारी तक तो कितना x, और 11वीं पारी में उसने 3 और ऐड कर दिया, या तो x की वैल्यू निकाल के उसमें 3 ऐड कर दो, अदरवाइज x प्लस 3 की वैल्यू निकाल दो। ये दूसरा मेथड जो है सबसे बेस्ट है और उसमें आप बहुत जल्दी कर सकते हो। क्लियर, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना है इसको कि मैंने किस तरह से लिखा है और किस तरह से सॉल्व किया है। 18वां क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु M है, ठीक है। ट्राइंगल बना लेते हैं, इसमें ट्राइंगल बनवाने की कोशिश की है हमसे, और ये आपका ट्राइंगल है, इसमें आप, ठीक है। अब देखो इसको ABC, ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C है। BC का मध्य बिंदु M है, इसको लो भाई, इसको भी हम मिला देते हैं, क्या पता जो यूज पड़ जाए हमें। BC का मध्य बिंदु क्या है, M है, इसका मतलब ये है कि ये और ये क्या है, बराबर है। ABM यानी कि ये वाला का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ABC का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो भाई ये मिड पॉइंट है, क्लियर, और यहाँ पर कहीं ऐसा कुछ दिया हो नहीं कि तीनों साइड अलग है, यहाँ पर क्या चीज़ है, ये मिड पॉइंट है, और ये क्या है आपकी, यहाँ ये हाइट है। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि जब बेस सेम है और हाइट आपकी सेम है तो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो 18 है वो ये क्या होगा, 18 होगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, इसमें क्या है, हाइट सेम है, हाइट तो ये है, और क्या है, बेस दोनों का सेम है।
तो क्या होगा, एरिया भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डीआई का फिर से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। 1999 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को दर्शाया गया है, और यहाँ ये बताया गया है कि जून में इतनी हुई हैं, जुलाई के 3-4 वीक में इतनी हुई हैं, और अगस्त के लास्ट 2 वीक में इतनी हुई हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या बोला है, कौन से 2 क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी क्रमिक 2 सप्ताहों में। अब यानी कि ये बात कर रहा है कि देखो भाई, ये सप्ताह है आपका जो लास्ट वाला सप्ताह है वो, ठीक है, इस सप्ताह में, और ये कितना हो गया आपका, ये बोल रहा है कि जैसे हम इन दोनों की बात करें तो इनमें जो परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, इन दोनों की बात करें परसेंट इंक्रीमेंट जो हुआ है, इसमें तो देखो डिक्रीमेंट हुआ है, इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देखो किस किस को चेक करोगे, सबसे पहले हटाओ इसको सबको, किस किस को चेक करोगे और क्या क्या चेक करोगे। अब देखो आपको इंक्रीमेंट देखना है, वृद्धि देखनी है। वृद्धि देखनी है तो 30 से और 7 के बीच में हुई है, 7 से 14 के बीच में डिक्रीमेंट हुआ है तो इसको आप चेक नहीं करोगे। 14 से 21 के बीच में हुई है, 21 से 28 के बीच में हुई है, 28 से इसके बीच में हुई तो इसको भी चेक नहीं करोगे, और 4 से 11 के बीच में हुई। लेकिन आपको देख रहा होगा कि ये मेजर डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट में आप सीधा सीधा ये लगा सकते हो कि भाई 30 जून से लेके 7 जुलाई के बीच में जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो वृद्धि हुई है, वो सबसे ज़्यादा है। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप इसको कर सकते हो। बात क्लियर है, यहाँ समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या है, देखो आप यहाँ देखोगे तो गैप कितना है इतना, ये गैप कितना है इतना, और ये गैप कितना है इतना, लेकिन यहाँ पर देखो गैप कितना है, ये वी क्योंकि 180 और ये कितना 142 है। अब इसमें कितना अंतर है, लगभग 40 का अंतर है, और वो भी किस पर, 140 पर। ठीक है, तो आपको 1 बाई 1 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गैप से ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 30 जून से लेके 7 जुलाई। बात समझ। अब इस वीडियो को जो है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करना, खुद अटेम्प्ट करना, और एक बार क्या है देख लेना, प्ले करके वीडियो रहेगी। इसके बाद देखते हैं एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। बच्चे बहुत फंस जाते हैं इन क्वेश्चंस में, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं होती इन क्वेश्चंस की। अब देखो इसमें क्या है, किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक्स और वाई एक साथ मिलकर, ये दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ डेज, दिन, 15 दिन लग रहे हैं। वाई अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। लो भाई, तो एक्स अकेले काम कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसका मेथड 1 देखो, पहला मेथड देखो। पहली बात तो हम कभी डेज से कंपेयर नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं कैपेसिटी से। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी, 1/15। ओके, जो किसके बराबर होगी, 1/40। और x की कैपेसिटी कितनी थी, हमने x ही मान ली है, तो 1/x। x डेज में करता है, यहाँ पर जो x निकल के आएंगे वो डेज, आप इसको सॉल्व कर लो। अदरवाइज मेथड 2 जो सबसे बेस्ट है, जो मैं फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी फॉलो करो, उसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा, आपको x निकालना है। सबसे पहले क्या करो, एलसीएम निकालो, जो आपको डेज दे रखे हैं 15 और 40। 15 और 40 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, लगभग 120। ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी आ गई। अब ये है टोटल वर्क, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, टोटल वर्क। तो 15 × 120, और ये क्या है, 4×3 = 12। अब देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 15 × 120, 4×3 = 12 हो गए। अब ये देखो टोटल कैपेसिटी कितनी है आपकी, 8 है। टोटल लड्डू 8 बटे हैं, जिसमें से 3 तो वाई ने बांटे, तो एक्स ने कितने बांटे होंगे, 5 बांटे होंगे। अब 5 कैपेसिटी आ गई, और यहाँ पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 120 आ जाए। तो 120 में क्या करेंगे, 5 के डिवाइड कर लेते हैं, तो सीधा सीधा कितना आ गया, 24 आ गया। क्लियर है बात, हो गया। अब आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए किसी वे में, आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक आदमी 20 किलोमीटर की रफ्तार से भगा चला जा रहा है एक्स से लेके वाई तक। एक्स से लेके वाई तक हम बहुत प्यारे तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं, और इसने बोला है कि ये जो है आदमी एक्स से लेके और वाई तक दौड़ा चला जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 km/h। लेकिन वाई से एक्स स्थान पर वो 25 से, यहाँ से जब गया तब तो धीरे गया, उधर से जब आया तब बहुत तेज आया भगते हुए। तो उसकी औसत चाल बतानी। अब आप कहीं ऐसे मत कर देना कि 20 + के 25/2, नहीं, औसत चाल कभी भी ऐसे नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो या तो पहला मेथड तो ये है कि सीधा आप फॉर्मूला को पुट करो इस कंडीशन में, मेथड 1 ये है, या फिर आपको मैं दूसरे तरीका समझा दूंगा कि 2 × 20 × 25 बटा 20 + के 25, या तो इसको सॉल्व करो आप, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको
आप नॉर्मल तरीके से देखो, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। अब इसमें देखो यहाँ पर कि ये डिस्टेंस है डी, इसको तरीका समझो ये कैसे आया। डी अपॉन में पहली डिस्टेंस की स्पीड कितनी थी 20, तो इसमें टाइम कितना लगा, हम दोनों का टाइम जोड़ सकते हैं लेकिन स्पीड नहीं जोड़ सकते। अब दूसरी डिस्टेंस क्या थी, जब इधर से आया तो डी डिस्टेंस कवर की उसने और वो की 25 से, तो उसको टाइम लगा कितना, दूसरा T2। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम लगा जो उसने टोटल डिस्टेंस यानी 2D जाने और आने की एक नॉर्मल स्पीड से एवरेज स्पीड से कवर की, वो उसको टोटल टाइम लगा। ठीक है, तो आपको एस एवरेज ही निकालना है। अब यहाँ से डी कट गया और 1/20 प्लस के 1/25, ये कितना हो गया 1/20 प्लस के 1/25 बराबर के 2/s। बस आपको क्या करना है, ये एस एवरेज सॉल्व करना है और यही वैल्यू आपसे क्या पूछी थी, आंसर पूछा था। तो बस आप कर लो 2 गुणा 20 गुणा 25 बटा 45। तो ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना आ गया लगभग 10, 200। तो 200 अपॉन में कितना आ गया 9 आ गया। अब देख लो किस ऑप्शन में 0 आ रहा है। तो पहला देखो 9/45, 5 और 2 7, ऊपर 7 आ रहा है, नहीं हो सकता। 9 तिया 27 और 2 9, नहीं हो सकता। 9 चौक 36 और 2 38, नहीं हो सकता। 9 दूनी 18 और 2 20, 0 आ रहा है, हो सकता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, सारे एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। x प्लस वाई आपको 4 दिया हुआ है, एक्स वाई जो है आपको 2 दिया हुआ है, और ये जो है आपको y प्लस जेड इतना दिया हुआ है। इस तरह से आपको वैल्यू दी हुई है और आपसे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। कह सकते हो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपके डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिपीट होगा, किसी ना किसी एग्जाम में जो आप तैयारी कर रहे हो। तो इस सेशन को प्लीज़ शेयर जरूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ। x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, और यहाँ पर आपको ये दे रखा है y प्लस जेड 5, और ये आपको तीसरा दे रखा है। यानी आपको कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि भाई आप x प्लस वाई प्लस जेड निकाल ही लो कैसे भी करके। अब ये निकालो कैसे, जब देखो आप चीज़ को, मैं रेड पेन से आपको वो कर रहा हूँ, ये आप जेड प्लस एक्स कितना 6, एक्स प्लस वाई 4 और वाई प्लस जेड 5 को आप जोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस के 2y प्लस के आपका 2z, ये कितना हुआ 6 और 4 10 और 5 15। तो यानी आपको ये पता लग गया कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड ये कितना हो रहा है 15/2 हो रहा है। यहाँ तक आपको चीज़ पता लग गई। अब बेसिकली ये आपका जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी बराबर होती है x प्लस वाई प्लस जेड और ये आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के आपके जेड स्क्वायर माइनस के आपका एक्स वाई माइनस के आपका वाई जेड माइनस के आपका जेड एक्स। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ नहीं दी हुई है, ध्यान से देखो। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर दोगे। इसको कैसे चेंज करोगे, ये देखो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस के 3x वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के प्लस के और ये प्लस के जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको सभी वैल्यू पता है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, वो कितनी है आपकी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 15/2, तो ये तो हो गई 15/2। अब यहाँ वैल्यू पुट करो इसको, अंडर रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि आपका 2 अपॉन में 4, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, माइनस के 3 इंटू, अब देखो एक्स वाई की वैल्यू 2 है, वाई जेड की वैल्यू 3 है, 5 5 और 4 9, तो ये कितनी हो गई 9। बस आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 15/2, ये कितना होगा 225। ठीक है, अच्छा अपॉन में 4 है और ये कितना है 36 9 27 27 इंटू 4 कितना होता है आपके देखो 81 54 108, तो 108। ठीक है, आप क्या करोगे 108 अपॉन में 4, 4 एलसीएम ले लो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 225 यानी कि आपका कितना 17 और ये कितना हो गया 117 आ जाएगा आपका। तो ये कितना आ गया 15 गुणा 117 अपॉन में कितना आ गया 8। तो आपको बस ये सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे बढ़िया देखो, सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लो, उसके बाद आप सॉल्व करो तो ज़्यादा बढ़िया है, 8 का डिवाइड आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो मैच हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा बना रहे।
पूर्णतः किससे विभाजित होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेसिकली क्या है, कई बार इसमें बच्चे फंस जाते हैं और उसको 7 या ऐसी चीज़ें टिक कराते हैं। अभी तो इसमें ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, और ऑप्शन में देख लो भाई 7 से किससे डिवाइड जा रहा है, और जो है मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर आपका हो जाएगा। जैसे 7 से इससे डिवाइड करो तो ये जा रहा है, इससे डिवाइड करोगे तो 7 5 35, ये नहीं जा रहा, 7 5 35 और ये भी नहीं जा रहा, और 7 5 35 और 4 ये भी नहीं जा रहा। तो आपका एक ही ऑप्शन है, वैसे तो आंसर एक ही हो जाएगा। और अदरवाइज आप पूरे मेथड से करना चाहते हो तो 7 की पावर 81 को कॉमन ले लो, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 7, 7 की पावर 1 प्लस की 7 की पावर 2, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका 7 की पावर 81, और ये कितना हो गया 1 प्लस की आपका 7 प्लस की आपका 49, ओके। कितना हो गया है 7 की पावर 81 इंटू आपका 57। अब या तो आप देख लो कि 7 की पावर 81 से किससे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पूर्णतः विभाजित होगा, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 7 चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 7 की पावर 80 और इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 57 को, तो कितना आ जाएगा 399। तो इसने क्या किया है, डायरेक्ट बस थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है, 57 से डिवाइड करना। अगर यहाँ पर ऑप्शन 57 होता तो आप क्या कर सकते थे, 57 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या था, सब मल्टीपल में थे 7 की, और यहाँ पर दिख रहा था कि 7 की मल्टीपल है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 7 से चेक कर दिया। अदरवाइज आप 57 से डिवाइड करोगे तो 57 से डिवाइड होकर कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। क्लियर है बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट देखो इसमें 24 क्वेश्चन, हाँ ये भी उसका है, डीआई का क्वेश्चन है, बेहतरीन। अब इसमें देखो, ये आपने डीआई तो पहले पढ़ी ली है। कौन से 2 क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई। अब देखो इसको आप देख के कर सकते हो कि भाई जो गिरावट है ना वो ये है सबसे बेहतरीन गिरावट। तो ये तो गिरावट है नहीं तो इसको क्रॉस करो, ये भी गिरावट नहीं है इसको भी क्रॉस करो, ये भी गिरावट नहीं है इसको भी क्रॉस करो, ये भी गिरावट नहीं है इसको भी क्रॉस करो। एक गिरावट ही है, 2 गिरावटों में सबसे बड़ी गिरावट कौन सी, ये वाली। तो ये कौन सा सप्ताह है, 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इतना डरते हैं क्वेश्चन से कि उसको छोड़ देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे बेहतरीन लास्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप। एक आयत आपको दे रखा है, मैं बना लेता हूँ थोड़ा। ये आपका आयत है और ये आपका आयत बन चुका है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ये आपका आयत है ए और ये आपका आयत, ये जो साइड है आपकी बी। तो इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, बी। तो इसने क्या दिया हुआ है, 2a प्लस के 2b बराबर 50। इसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात। अब देखो a प्लस बी निकाल लो पहले, तो वो कितना आ गया 25। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a गुणा बी, और इसकी लंबाई। अब मैंने लंबाई क्या मानी यहाँ पर, देखो आप a भी मान सकते हो b भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप b मान लो, यहाँ पे लंबी है तो इस b मान लो। जो अनुपात कितना है, 5:1 है। अब देखो आप b से तो क्या कट रहा है, b कट रहा है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब a की वैल्यू आपकी 5 और b सॉरी हाँ, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 20। आपसे क्या पूछा था, b की वैल्यू, आपसे क्या पूछा था, लंबाई पूछी थी हमने, लंबाई क्या माना था, b तो माना था, तो b क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो और आप इजीली पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके 25 क्वेश्चन थे, ये 50 मार्क्स के थे। अब बताओ, बच्चे कहते हैं कि पेपर टफ होता है और छोड़ के आ जाते हैं, और उनका मेन क्या रहता है, थ्योरी के पीछे भागते रहते हैं। थ्योरी के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको अपना प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने, और मैं आपको सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बस ये करना है, आपको एक बार देखना है, नोट डाउन करना है जो भी आपको क्वेश्चन लगे बेस्ट, और आपको एग्जाम में फोड़ के आना है। ओके, थैंक यू, गुड लक।